साल 1996, तारीख 29 फरवरी यानी लीप ईयर वाला दिन, जब फरवरी एक दिन की छलांग लगाता है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी ही लंबी छलांग लगाने वाली थी एक नई टीम। जगह थी पुणे का नेहरू स्टेडियम। सामने थी 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज, वो टीम जिसके गेंदबाज गेंद नहीं आग का गोला फेंकते थे। कर्टली एम्ब्रोज, कर्टनी वॉल्स, इयान बिशप, नाम सुनकर ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। और उनके सामने कौन था? केनिया, एक ऐसी टीम जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी। वेस्ट इंडीज के लिए यह मैच एक वार्म अप जैसा था, एक औपचारिकता, और हुआ भी वही जो सबने सोचा था। केनिया पहले खेलने उतरी और 166 रन पर सिमट गई। स्टेडियम में बैठे लोग सोचने लगे मेन कोर्स तो अब शुरू होगा। ब्रायन लारा और रिची रिचर्ड जैसे दिग्गज जब बैटिंग करने आएंगे तो ये 166 रन तो शायद 20-25 ओवर में ही बन जाएं। मगर उस दिन कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आया जब केनिया की तरफ से रजब अली और कप्तान मॉरिस आडुम्बे ने गेंद थामी तो सीन पलट गया। वेस्ट इंडीज के धुरंधर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। कैम्पबेल 4 रन पर बोल्ड, रिचर्डसन 5 रन पर बोल्ड और प्रिंस ऑफ त्रिनिदाद ब्रायन लारा सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 93 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया था। एक बच्चा टीम ने वर्ल्ड चैंपियन को 73 रनों से धो डाला था। रातों रात केनिया क्रिकेट का पोस्टर बॉय बन गया। इस एक जीत ने उन्हें वनडे का दर्जा दिला दिया और यह कोई तुक्का नहीं था। इस टीम में दम था, इतना दम कि इन्होंने हमें यानी टीम इंडिया को भी 2 बार हराया। एक बार 1998 में ग्वालियर में घर में घुसकर 69 रनों से और दूसरी बार 2001 में साउथ अफ्रीका में 70 रनों से। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड क्रिकेट को अपना नया चैंपियन मिलने वाला है, मगर ये उम्मीद बस उम्मीद ही रह गई। केनिया की टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गई। आज बस इतना ही याद किया जाता है कि भाई एक टीम हुआ करती थी केनिया की। तो हुआ क्या? कहां गुम हो गई वो टीम जो चैंपियंस को हराने का दम रखती थी? चलिए आज इसी की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। केनिया में क्रिकेट की कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में, जब अंग्रेज जहां भी जाते थे 2 चीजें अपने साथ जरूर ले जाते थे, अपनी हुकूमत और क्रिकेट। केनिया में भी यही हुआ। सितंबर 1896 में मुंबासा शहर में पहला मैच खेला गया, लेकिन उस जमाने का क्रिकेट आज जैसा नहीं था। वो बटा हुआ था। 3 तरह के लोग क्रिकेट खेलते थे। पहले यूरोपियन यानी गोरे साहब, दूसरे अफ्रीकन जो वहां के लोकल थे, और तीसरे एशियन, बंटवारे से पहले वाले हिंदुस्तान के व्यापारी, गुजराती जो वहां जाकर बस गए थे। सालों तक वहां यूरोपियंस बनाम एशियंस की एक सालाना सीरीज होती थी जो केनिया के क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता था। धीरे धीरे क्रिकेट का चस्का बढ़ा, छोटे छोटे क्लब बने, टूर्नामेंट होने लगे, लेकिन अभी भी केनिया की अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। वो ईस्ट अफ्रीका नाम की एक टीम का हिस्सा हुआ करते थे जिसमें तंजानिया और युगांडा के खिलाड़ी भी होते थे। इसी ईस्ट अफ्रीका की टीम ने 1975 के पहले वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। यह पहली बार था जब दुनिया ने केनिया के खिलाड़ियों को वर्ल्ड स्टेज पर देखा। कब तक कोई किसी और के नाम के सहारे जीता है? 1981 में केनिया ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। उन्होंने आईसीसी में अपनी अलग जगह बनाई। अब वो ईस्ट अफ्रीका नहीं बल्कि केनिया के नाम से खेलने वाले थे। ये ठीक वैसा ही था जैसा हमारे यहाँ पहले बॉम्बे की एक टीम होती थी, फिर महाराष्ट्र और गुजरात की अपनी अपनी टीमें बनी। अलग होने का फैसला तो कर लिया, पर रास्ता आसान नहीं था। पहचान बनाने में, खुद को साबित करने में सालों लग गए और फिर आया वो सुनहरा मौका, 1996 का वर्ल्ड कप। पहली बार केनिया को वनडे स्टेटस मिला और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्टीव टिकोलो, ये नाम याद रखिएगा, इस कहानी का एक बहुत बड़ा हीरो है ये। टिकोलो ने भारत के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 65 रन ठोक दिए और फिर आया वो वेस्ट इंडीज वाला मैच जिसने केनिया को दुनिया की नजरों में ला दिया। वर्ल्ड कप खत्म होने तक केनिया एक ऐसी टीम बन चुकी थी जिसे कोई भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था। 1999 के वर्ल्ड कप में भी केनिया ने बढ़िया खेल दिखाया। स्टीव टिकोलो ने तो गदर ही मचा दिया। 462 रन बनाए जिसमें 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी। 2002 में टिकोलो को टीम का कप्तान बना दिया गया। अब लग रहा था कि गाड़ी सही ट्रैक पर है। टीम के पास टैलेंट है, जुनून है और एक दमदार लीडर भी। और फिर आया वो साल जो केनिया के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे यादगार साल बनने वाला था, साल 2003। साल 2003 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी साउथ अफ्रीका और केनिया को।
सोचिए, जो टीम कुछ साल पहले तक वर्ल्ड क्रिकेट के नक्शे पर भी नहीं थी, वो अब वर्ल्ड कप की सह मेजबान थी। स्टीव टिकोलो की कप्तानी में केन्या की टीम मैदान पर उतरी और इस बार वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दुनिया को जीतने के इरादे से आई थी। इस टूर्नामेंट में केन्या ने जो किया वो किसी परी कथा से कम नहीं था। श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी स्थापित टीमों को एक एक करके हराया। न्यूजीलैंड ने तो केन्या में खेलने से ही मना कर दिया, तो केन्या को वॉकओवर मिल गया। किस्मत भी बहादुरों का साथ दे रही थी और देखते ही देखते केन्या ने इतिहास रच दिया। वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। सेमीफाइनल में सामने कौन था? सौरभ गांगुली की टीम इंडिया। 20 मार्च 2003 डरबन का मैदान, पूरा हिंदुस्तान टीवी से चिपका हुआ था। एक तरफ अपनी टीम थी और दूसरी तरफ वो अंडरडॉग जिसकी कहानी ने सबका दिल जीत लिया था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 83 और सौरभ गांगुली ने नाबाद 111 रन जड़े। जवाब में केन्या की टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान स्टीव टिकोलो ने फिर 56 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो नाकाफी थी। भारत 91 रनों से मैच जीत गया, मगर उस दिन हार कर भी केन्या की टीम जीत गई थी। वो पहली ऐसी टीम बन गई थी जो टेस्ट खेले बिना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची हो। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि अब केन्या को टेस्ट टीम का दर्जा दे देना चाहिए। वेस्टइंडीज के महान गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने तो स्टीव टिकोलो से मिलकर कह दिया था, तैयारी कर लो, आईसीसी ने तुम लोगों को अपना टेस्ट नेशन बनाने का मन बना लिया है। लग रहा था कि केन्या के क्रिकेट का सूरज अब कभी नहीं डूबेगा, लेकिन अर्श पर पहुंचने वालों को जमीन पर लाने के लिए अक्सर एक ही गलती काफी होती है। 2003 वर्ल्ड कप की कामयाबी अभी ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं हुई थी कि केन्या क्रिकेट पर पहला दाग लगा, और यह दाग बहुत गहरा था। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक पूर्व कप्तान मॉरिस अडुम्बे पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। जांच हुई और अडुम्बे को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। इल्जाम था कि उन्होंने एक भारतीय सट्टेबाज जगदीश सोढ़ा से $5000 लेकर एक मैच का नतीजा बदलने की कोशिश की थी। इस एक घटना ने केन्या क्रिकेट की साफ सुथरी छवि पर कालिक पोत दी। ये तो बस शुरुआत थी, असली दीमक तो बोर्ड के अंदर लगा हुआ था। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया था, उन्हें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का बोनस तक नहीं दिया गया। स्टीव टिकोलो ने बाद में बताया कि हर खिलाड़ी के लगभग $4000 बकाया थे। नतीजा, हीरो बन चुके खिलाड़ियों की जेबें खाली थी। पैसों के लिए उन्होंने 2004 में 6 महीने लंबी हड़ताल कर दी। एक तरफ खिलाड़ी अपने हक के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बोर्ड में बैठे अधिकारी खेल नहीं, अपना खेल खेल रहे थे। बोर्ड पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि बोर्ड के मेंबर अपने पर्सनल बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसीसी ने भी जब देखा कि यहां तो पैसों का खुला गमन हो रहा है, तो उन्होंने फंडिंग का नल ही बंद कर दिया। बोर्ड पर लाखों डॉलर का कर्ज चढ़ गया। टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं बचा। जो टीम कल तक वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देख रही थी, वो अब पाई पाई को मोहताज हो गई। खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 2010 में इंग्लैंड के दौरे से ठीक पहले खिलाड़ियों ने जाने से ही मना कर दिया। क्रिकेट केन्या को $50,000 का नुकसान हुआ, और मजे की बात यह थी कि खिलाड़ियों की तरफ से जो लोग बात कर रहे थे, उनमें अडुम्बे और टिकोलो जैसे वो दिग्गज थे जो अब टीम का हिस्सा भी नहीं थे। पूरा सिस्टम मजाक बनकर रह गया था। जब घर के अंदर ही इतनी लड़ाई हो तो मैदान पर आप क्या ही लड़ेंगे। टीम का प्रदर्शन गिरता गया, नए खिलाड़ी आ नहीं रहे थे और पुराने दिग्गजों को मजबूरी में वापस बुलाना पड़ रहा था। 2013 में 42 साल के स्टीव टिकोलो को फिर से टीम में बुलाया गया। ये इस बात का सबूत था कि केन्या की क्रिकेट की नई फौज तैयार नहीं हो पाई। और फिर आया साल 2014। न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा था। स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच में हार के साथ ही केन्या क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। 18 साल पहले जो ओडीआई स्टेटस उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर कमाया था, वो उनसे छिन गया। आज केन्या की टीम आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग के डिवीजन 3 में खेलती है। नेपाल और तंजानिया जैसी टीमें अब उन्हें हरा देती है। केन्या क्रिकेट बोर्ड को भ्रष्टाचार के चलते सरकार भंग कर चुकी है। पूर्व कप्तान आसिफ करीम के मुताबिक बोर्ड पर आज भी $1,80,000 से ज्यादा का कर्जा है। एक शानदार कहानी का इतना दुखद अंत। ये कहानी सिर्फ केन्या क्रिकेट के पतन की नहीं है, ये कहानी इस बात की भी है कि टैलेंट को अगर सही मैनेजमेंट और ईमानदार सिस्टम का साथ ना मिले तो वो कैसे अर्श से फर्श पर आ जाता है। उम्मीद है कि एक दिन कोई फिर टिकोलो, कोई अडुम्बे आएगा और केन्या की इस भूली बिसरी कहानी को दोबारा जिंदा करेगा। केन्या क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं, या फिर जो चीज़ें हमने बताई इसके अलावा इनके डाउनफॉल को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।